27 मार्च 2021 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। आज के टॉपिक हैं एन वी रमन न्यू चीफ जस्टिस होंगे, इंडिया के 48th चीफ जस्टिस बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है पूरी डिटेल देखेंगे। पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज़ में, इसके बारे में देखेंगे। टुलिप गार्डन को डिस्कस करेंगे, ये न्यूज़ में है। यूनिटार अभी न्यूज़ में है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 क्या हैं, ये अभी न्यूज़ में है। नो डिजिटल टैक्स इफ़ गुड्स सोल्ड वाया इंडिया आर्म, ये डिजिटल टैक्स क्या है और क्यों न्यूज़ में है, देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। डबल म्यूटेंट वायरस वेरिएंट फाउंड, ये क्या है, इसे पढ़ेंगे। सीबीएसई रोल्स आउट असेसमेंट फ्रेमवर्क, इसे देखेंगे। सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर न्यूज़ में है। और IEPFA मोबाइल ऐप एक लॉन्च की है, ये किसने लॉन्च की है, किस लिए काम करेगी, ये देखेंगे। और जो पहले 4th नंबर पे यूनिटार था, उसकी दूसरी न्यूज़ है कि ये कमेंट्स क्या आए थे। कमेंट का मतलब है प्रेज करना, प्रशंसा करना। इंडियाज़ प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग द प्री मेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम NDC, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, ये NCD कर लो आप, NCD है, मिसप्रिंट हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, उनकी वजह से जो भी प्री मेच्योर डेथ होती हैं, मोर्टेलिटी का मतलब है जी डेथ, मृत्यु, समय से पहले, प्री मेच्योर का मतलब है समय से पहले जो मृत्यु हो जाती है, उनको रिड्यूस करने में इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है, एफर्ट किया है, तो उसको कमेंट किया है, प्रशंसा की है यूनिटार ने, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट है NV रमन 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जी NV रमन। अभी सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इन्हें जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अभी जो फिलहाल चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, SA बोबडे, शरद अरविंद बोबडे पूरा नाम है इनका। तो इन्होंने रिकमेंड किया है, सिफारिश की है कि NV रमन नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। चीफ जस्टिस ये NV रमन ओथ लेंगे जी 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, मतलब शपथ लेंगे कब, 24 अप्रैल से 24 अप्रैल 2021 से लेके ये काम करेंगे कब तक, 26 अगस्त 2022 तक। इनका अपॉइंटमेंट क्यों कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। CJI का अपॉइंटमेंट होता है जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये अपॉइंट कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जिन्हें। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 क्लाउज 2 में ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। एज फार एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न, द आउटगोइंग CJI रिकमेंड हिज सक्सेसर। जब CJI है जी जो अपॉइंट करना है, तो जो CJI होंगे ना, मान लो जिन रिटायर होने वाले हैं जो CJI, वो सिफारिश करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे नेक्स्ट। और ये किसको देते हैं अपनी रिकमेंडेशन, ये देते हैं जी यूनियन लॉ मिनिस्टर को, जो केंद्रीय कानून मंत्री होते हैं उनको देते हैं, और ये फिर रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं जी फिर प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट कर देते हैं CJI को। सारा प्रोसेस समझ आया। पहले यूनियन लॉ मिनिस्टर बोलेंगे CJI को कि भाई साहब नेक्स्ट CJI कौन होगा ये बताइए आप, जब ये रिटायर होने से पहले, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बोलेंगे। फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा, मतलब सबसे ज़्यादा जिसने अपनी, सीनियर मोस्ट का मतलब है जी जो सबसे ज़्यादा सर्विस दी है जिसने, उसको ये चूज करेंगे CJI, फिर रिकमेंड करेंगे यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को, फिर वो प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करेगी, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, जो CJI को अपॉइंट कर देंगे। एक केस है जी 1993 का, जिसका नाम है सेकंड जज केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीनियर मोस्ट ऑफ जज होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, वो ही CJI बनेगा, उसको ही अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा। सुप्रीम कोर्ट कैसे करता है जी, और जजेस जैसे होते हैं, मान लो जज और सुप्रीम कोर्ट के और अदर जज हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है या ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम है जी, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम। इसे हेड कौन करता है, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके हेड होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है जी इसमें ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं। इसमें कौन होते हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, समझे। ये है जी सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम। इसमें कितने मेंबर हैं, एक तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, कुल मिला के टोटल 5। ये क्या करते हैं, ये कॉलेजियम सिस्टम, कोई भी मान लो अपॉइंट करना है अदर जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्या है अपॉइंट करने के लिए बोलते हैं
मतलब उनकी रिकमेंडेशन करते हैं खुद अपने रिटायरमेंट होने से पहले। लेकिन और जजेस को मान लो अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट के अदर जज भी तो हैं, मान लो कोई जज रिटायर होने वाला है तो 65 ईयर और एज हो गई है, मतलब 65 ईयर एज के बाद रिटायर हो जाते हैं ना, उसके बाद मान लो जी वैकेंसी हो गई है, तो ये कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है उनकी अपॉइंटमेंट और कितनी ट्रांसफ़र, मतलब किसी मान लो ट्रांसफ़र करना है जी कहीं उसका, जैसे मान लो जी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करना है, तो ये कॉलेजियम सिस्टम होता है 4 जजेस का, सीनियर मोस्ट जजेस का, और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को। अब ये कॉलेजियम सिस्टम दी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इवॉल्व हुआ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए थे जिन्हें बोला जाता है फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, जिनमें से सेकंड जज केस हमने पढ़ा 1993 का ये। तो इन जजमेंट से इवॉल्व हुआ है, निकला है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है ये कॉलेजियम सिस्टम। ये याद रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है जिससे ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन करते हैं ये जजेस, ना तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब ये ना तो पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया, कानून बनाया, ना कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब रीसेंट डेवलपमेंट और क्या हुआ जी सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें कहा था कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जी, इसके अंतर्गत आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके मान लो जी ये कोई भी ऑफिशियल वर्क करता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है या अपना जुडिशियल पावर को यूज करता है, तो ये क्या है आरटीआई के अंतर्गत इसकी जानकारी भी कोई भी पर्सन ले सकता है आरटीआई लगा के, तो ये इसके अंदर आता है। ये आपको याद रखना है, जो ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आरटीआई के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये अभी न्यूज़ में है जी। ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन जानना इंपॉर्टेंट है। देखो जी ये है चेनाब रिवर, ये चेनाब रिवर आपको दिखाई दे रही है, ये जम्मू कश्मीर में है जी, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, वहाँ पे लोकेटेड है ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और ये चेनाब रिवर की एक मारसूदार रिवर है, ट्राइब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी का मतलब है सहायक नदी है चेनाब रिवर, ये चेनाब रिवर है जी, इसमें आके कोई छोटी नदी आके मिल जाती है सहायक नदी, जिसका नाम है मरसूदार रिवर, इस पे लोकेटेड है, इस पे रिवर पे पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये मतलब बनाया जाना है जी, अभी प्रपोज किया है, बनाया जाना है। ये 1000 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, मतलब बिजली प्रोड्यूस करेगा जी यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये याद रखना है जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट है जी अपना तुलिप गार्डन, ये अभी न्यूज़ में है जी रिसेंटली, ये है जी तुलिप गार्डन, देख सकते हो आप तुलिप गार्डन। ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है जी, ये भी श्रीनगर में तुलिप गार्डन। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल तुलिप गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया का लार्जेस्ट तुलिप गार्डन है जी पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, जो लगभग 30 हेक्टेयर पर फैला हुआ है, 74 एकड़ में, या 30 हेक्टेयर या 74 एकड़ में फैला हुआ है। गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे जेवरवान रेंज है जी, जेवरवान रेंज का मतलब हिल है जी, पहाड़ी है यहाँ पे जेवरवान नाम की, वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जेवरवान रेंज आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में कहीं भी पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये यूनिटार अभी न्यूज़ में है जी। ये इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, ये क्या करता है। ये जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम में जितने भी ये क्या है उसके मेंबर वगैरह, उनको ट्रेनिंग देता है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रेड के रिगार्डिंग, डिप्लोमेटिक टीज के रिगार्डिंग, ये ट्रेड मतलब ये ट्रेनिंग देता है कंट्रीज़ को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है जी, जेनेवा एक प्लेस वहाँ पे है। ये 1963 में बनाया गया था इसको, यूनिटार को। ये क्या करता है, यंग डिप्लोमेट्स वगैरह को ट्रेनिंग देता है जी, या न्यूली इंडिपेंडेंट जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स होते हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करता है, स्किल प्रोवाइड करता है थ्रू द डिप्लोमेटिक इन्वायरमेंट। ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है, असिस्ट करता है मिनिस्ट्रीज ऑफ फिनेंस को, उन्हें जी पब्लिक डेट मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया जाए ये देखता है, फाइनेंस और ट्रेड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, पीस कीपिंग में मतलब कैसे पीस एस्टेब्लिश की जाए और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे प्रिवेंट किया जाए, मतलब जैसे विवाद वगैरह होता है, डिस्प्यूट वगैरह, उसको कैसे रोका जाए, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ये अपने प्रोग्राम के थ्रू क्या है, इसका एक प्रोग्राम है UNOSCT, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑन ऑपरेशनल सैटेलाइट एप्लीकेशन। ये क्या करता है, ये सैटेलाइट इमेजरी और एनालिसिस प्रोवाइड करता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। सिंस 2003 यूनिटार प्रोवाइड करता है जी कोर्सेज टू सपोर्ट म्यूनिसिपल एंड रीजनल लीडर्स डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स पब्लिक पॉलिसीज।
जो रीजनल लीडर्स होते हैं जी म्यूनसिपाल्टीज़ वगैरह में, या फिर आपके जैसे पंचायती राज में जो रीजनल लीडर हो गए जी, उनको क्या करता है, पब्लिक पॉलिसीज़ जो होती हैं उनसे कैसे डील की जाए, जैसे पब्लिक पॉलिसी बनाती है ना गवर्नमेंट, उनसे कैसे डील की जाए कम्प्लेक्स पब्लिक पॉलिसीज से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके लिए कोर्स प्रोवाइड करता है यूनिटार, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट, ये प्रोवाइड करता है जी ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020। ये एक्ट है जी, अमेंडमेंट किया गया है इसमें। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया 2019 में। ये 2019 के एक्ट के थ्रू क्या है, कुछ रूल्स बनाए गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल। ये अभी पार्लियामेंट्री पैनल ने सबमिट किए हैं ये रूल, इसलिए न्यूज़ में है। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया जी इसमें, मतलब क्या क्या सिफारिश किए हैं इस जो रूल्स में। इसमें कहा जी गवर्नमेंट शुड ऑफर ए मोर क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट को, सरकार को ये डिफाइन करना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए कि कौन कौन सी इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। मतलब जो व्यापार में कोई भी मान लो जी खरीद बेच रहा है सामान, उसमें कौन कौन सी इलीगल अवैध गतिविधियां हैं जो आप ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए करते हो, तो ये डिफाइन करनी चाहिए कि ये इलीगल होगी, ये लीगल होगी। गवर्नमेंट शुड स्पेल आउट प्रैक्टिकल लीगल रेमेडी टू टैकल इश्यूज। और फिर गवर्नमेंट को जी प्रैक्टिकल लीगल रेमेडी देनी चाहिए, मतलब रूल्स नियम ऐसे बनाने चाहिए कि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी जिस तरह की करता है तो उससे कैसे निपटा जाए। ये सब फिक्स ए कैप ऑन डिलीवरी चार्जेस, मतलब जो ई कॉमर्स कंपनी होती है ना, ई कॉमर्स कंपनी का मतलब है जी जो इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन खरीद बेचती हैं सामान। जैसे आपका अमेजन हो गया जी, अमेजन का नाम तो सुना ही होगा आपने, या फिर फ्लिपकार्ट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग करते हो जी, जिससे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा हो गई जी आपकी, या स्नैपडील, ऐसे कुछ करके बहुत सारी साइट हैं ऑनलाइन जो जिनसे आप सामान वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो, तो उन्हें बोलते हैं ई कॉमर्स फर्म या ई कॉमर्स कंपनी। तो इन पे क्या है जी, जो डिलीवरी चार्ज लगाती हैं ना, ये अपनी मनमर्जी से लगाती हैं, इन पे भी कोई रूल्स नियम नहीं है। तो ये कहा है इस रिकमेंडेशन में, जो रूल्स बनाए हैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स ई कॉमर्स रूल 2020, इसमें ये पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंड किया सरकार को कि इनके लिए फिक्स करो जी कि इतना डिलीवरी चार्ज लगाओगे, आप अपने मनमर्जी से नहीं लगाओगे। नेक्स्ट जी प्रोवाइड फॉर पीनल प्रोविजन। अगर मान लो जी ये कोई इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये ई कॉमर्स कंपनी की बात हो रही है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कोई भी, अगर ये रूल्स को वायलेट करते हैं जी, उल्लंघन करते हैं, अगर रूल्स वगैरह को, नियम को नहीं मानते हैं, तो इन पर पेनल्टी लगाई जाए जी, पनिशमेंट दी जाए, इन्हें पीनल प्रोविजन होनी चाहिए। पीनल का मतलब है जी पनिशमेंट, पेनल्टी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शुड इश्यू बोर्ड गाइडलाइंस, मतलब डिलीवरी चार्ज को फिक्स करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर को गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए कि मार्केट प्लेस एंटिटीज़ के लिए क्या, मतलब जो मार्केट प्लेस एंटिटीज़ हैं वो कितना डिलीवरी चार्ज करेंगी कस्टमर से, और हाईएस्ट लिमिट होनी चाहिए जी डिलीवरी चार्ज की। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री शुड ऑल्सो क्लियरली डिफाइन ड्रिप प्राइसिंग। मिनिस्ट्री को ड्रिप प्राइसिंग भी डिफाइन करना चाहिए। ड्रिप प्राइसिंग क्या होता है जी, जैसे मान लो फाइनल कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की, उस पर क्या है कुछ एडिशनल चार्ज लगा देते हैं, और उसका एडिशनल चार्ज की वजह से क्या है प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट। तो ये डिफाइन करने चाहिए मिनिस्ट्री को, जिससे क्या है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अगर कोई वायलेट करता है जी इन नियम को, उसे पेनल्टी लगानी चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए। अब इशू क्या जी, इशू ये है जो ई कॉमर्स हैं जी इंटरप्राइजेज मैनी बेनिफिट ऑफर करती हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सेगमेंट हैज़ रेंडर्ड कंज्यूमर्स वनरेबल टू न्यू फॉर्म्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, इश्यूज ऑफ अनटेंडर ग्रीवेंसेज। देखो ये बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा देती है कंज्यूमर को, लेकिन कंज्यूमर क्या है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करती हैं ये ई कॉमर्स कंपनी। जैसे प्राइवेसी का वायलेशन करना, मतलब कि जैसे उनके सारी डिटेल भरता है ना जी, जब जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे ऑनलाइन तो सारी डिटेल भरोगे, अपनी मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, तो सारी इन्फॉर्मेशन दोगे आप। तो ये क्या है जी, प्राइवेसी का वायलेशन करती हैं, डेटा स्टोर करके रखती हैं। दूसरा जो इश्यूज ऑफ अनटेंडेड ग्रेवेंसेस, ये और दूसरा इसका चैलेंजेज है जी। और एक प्रीडेटरी प्राइसेस है जी, ये इशू है। प्रीडेटरी प्राइस का क्या मतलब है, देखो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं ई कॉमर्स कंपनी, जैसे अभी स्टार्ट हुई है, वो क्या करती हैं कि अपना जो कंपटीशन क्या है वो रिड्यूस कर देती है मार्केट में। कैसे, अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना उसे लो कर देती हैं, कम कर देती हैं। इससे क्या फ़ायदा, देखो अभी मान लो इसे प्रोडक्शन कॉस्ट आई जी 10 रुपये,
और कंपनी मान लो, कोई एग्जांपल ले लो आप, मान लो जी जूतों का ले लो जी, शू का ले लो आप, शूज़ का, या फिर पेन का ही ले लो, पेन का एग्जांपल ले लो। एक पेन क्या है, 10 रुपीज़ में प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, और ये मार्केट में जाके जी टैक्स वैक्स लगा के मान लो 15 रुपये का प्राइस रखा है बेचने का, लेकिन सारी कंपनी 15 रुपीज़ में बेच रही है। लेकिन नई एक कंपनी आ गई जी ए, ये क्या करेगी, 10 रुपीज़ इसका आ रहा है प्राइस, और ये क्या करेगी जी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट या उससे भी कम में बेचेगी इसे, 10 रुपये में या 9 रुपये में बेचेगी। इसका नुकसान हो रहा है भले ही, लेकिन क्या करेंगे, कस्टमर पहले इसी को ही खरीदेंगे, समझ रहे हो, और जब इसके कस्टमर बन जाएंगे फिर ये प्राइस इंक्रीज़ कर देगी। लेकिन इससे नुकसान ये जी, और जो ई कॉमर्स कंपनी है उनका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जैसे जी आपको एग्जांपल ले सकते हो जियो का। जियो जब आया था, जियो ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था जी सबको, डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था सबको, कॉलिंग सिस्टम सब कुछ, और बहुत ही कम प्राइस में 49 रुपीज़ में पूरे महीने कॉल करो, ये करो। और आज देखो जी जियो का वही सेम प्राइस ले रहा है, बल्कि उस और जो कंपनी है जी उनसे भी महंगा ले रहा है, क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी है जी, जियो की हैबिट हो चुकी है। तो ये सारा प्रैक्टिस है जी प्रीडेटरी प्राइस में। इसमें यही होता है कि ये क्या है जी, कंपटीशन को क्या है, वाइप आउट कर सकता है, हटा सकता है कंपटीशन को, जो कंज्यूमर के लिए आगे डेट्रीमेंटल है। क्यों कंज्यूमर के लिए नुकसानदायक, क्यों डेट्रीमेंटल का मतलब नुकसानदायक, समझ रहे हो। जैसे प्रीडेटरी प्राइस होता है, क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है यही, जिसमें सम मार्केट जायंट्स विद डीप पॉकेट्स टू सस्टेन शॉर्ट टर्म लॉसेस, कुछ कम समय के लिए नुकसान वो सहते हैं और प्राइस को रिड्यूस करते हैं अपने प्रोडक्ट का, बिलो दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उससे कम प्राइस रख देते हैं, समझ रहे हो। तो ये होता है इसमें सारा। नेक्स्ट क्या है, दिस में लीड टू वाइप आउट कॉम्पिटिशन, ये लिखा है कि कॉम्पिटिशन को ये मार्केट से हटा सकता है, जो कंज्यूमर के लिए डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है। कंज्यूमर के लिए हानिकारक कैसे है, क्योंकि जी मान लो एक बार ये ई कॉमर्स कंपनी थी, इसने क्या है रिड्यूस कर दिया प्राइस। अब प्रोडक्ट खरीदने की हैबिट जो है कंज्यूमर को इस कंपनी की लग गई, अब इसे यही पेन वगैरह खरीदेगा। अब जो बाकी की कंपनी है जी उन्हें तो लॉस चल रहा था, उनका कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है, अब उनका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो वो मार्केट में टिकेंगी क्या, बंद हो जाएंगी कंपनी, रुक जाएंगी, या किसी और को बेच के चली जाएंगी, कोई और बिजनेस सेटअप कर लेंगी, क्यों रुकेंगी। अब जब वो कंपनी नहीं रहेंगी, अब ये इकलौती कंपनी बच गई जी मार्केट में, एक कंपनी बच गई, तो अब ये क्या करेगी, मन मर्जी का प्राइस ये रखेगी जी। और क्योंकि पता है इसको, इसके पेन की हैबिट हो चुकी है कस्टमर को, अब कस्टमर इसी का पेन खरीदेगा, तो ये मन मर्जी का अपना जी वॉलंटरी जितना भी चाहेगा ये प्राइस फिक्स कर सकती है कंपनी। तो इस तरह से ये क्या है, कंज्यूमर के लिए भी डेट्रीमेंटल है, क्योंकि कंज्यूमर तो अभी इसका ही खरीदेगा, ना कोई कॉम्पिटिटर है इसका मार्केट में, और इसने प्राइस भी ज़्यादा बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब रीसेंट रूल्स क्या है जी जो स्पेसिफाई किए हैं इनमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 में, ये 23 जुलाई को नोटिफाई किए जी 2020 में। जो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे जो भी खरीदे बेचा जाता है सामान, उसको रेगुलेट करते हैं। ई कॉमर्स क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं बिजनेस मॉडल को, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल को, नेमली मार्केट प्लेस मॉडल पे और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल को ये डिफाइन करते हैं जी। मतलब इसके थ्रू ये रूल्स देते हैं जी, इनके लिए रिकॉग्नाइज करते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल का मतलब है जी मार्केट में जो आप सामान बेच रहे हो। इन्वेंट्री बेस्ड का मतलब है जो आपके पास स्टॉक में रखा हुआ है सामान, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक में जो रखा हुआ है सामान फ्यूचर के सेल करने के लिए, तो सब पे ये रिकॉग्नाइज करता है जी दोनों मॉडल को। रूल्स ये सेपरेट करते हैं जी, स्पेसिफाइड प्रोविजन है दोनों के लिए, इन्वेंट्री बेस्ड एंटिटीज़ के लिए भी और मार्केट प्लेस बेस्ड एंटिटीज़ के लिए भी। ई कॉमर्स रूल है जी, इनमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर है जी, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ऐसे रूल हैं अभी ई कॉमर्स के कि मान लो जितने भी ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज पे, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग सोल्ड, मतलब जो भी सामान बेचा जा रहा है ना, कितना उस पर रिटर्न है जी, रिफंड कितना हो रहा है, एक्सचेंज क्या हो रहा है, वारंटी कितने साल की है, वारंटी या गारंटी कितने साल की है, डिलीवरी चार्जेस क्या है, शिपमेंट में की जानकारी सारी, और कंट्री ऑफ ओरिजिन का क्या है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, सारी जानकारी ये कंज्यूमर को देनी पड़ेगी जी प्लेटफॉर्म पे, उस पे जहाँ आप ई कॉमर्स कंपनी में, जैसे आप अमेजन पे बुक कर रहे हो, तो सारी जानकारी ये प्रोडक्ट के, जिस प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल उस पर लिखी होनी चाहिए। तो ये ई कॉमर्स रूल्स बोलते हैं। ये डिटेल्स क्या है जी, कंज्यूमर को इन्फॉर्म चॉइस देने के लिए उसे इनेबल करेंगे, मतलब वो सारी डिटेल जान के प्रोडक्ट को खरीद सकेगा।
अब इसमें ये जी जो रूल्स बनाए गए हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत बनाए गए हैं ये रूल्स। और ये जो रूल्स है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020, ये मैंडेटरी हैं, ये एडवाइजरी नहीं है, ये याद रखना, अनिवार्य हैं, ये मानने ही पड़ेंगे ये ई कॉमर्स कंपनी को। ऐसा नहीं है सिर्फ एडवाइजरी एडवाइस दी है ना, मैंडेटरी है, ये याद रखना आपको बस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी नो डिजिटल टैक्स इफ़ गुड्स सोल्ड वाया इंडिया आर्म। अगर मान लो जी कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, गुड्स का मतलब माल वस्तु बेची जाती है कोई भी इंडिया में अगर उसकी मान लो जी कोई रेजिडेंट कंपनी है, अगर इंडिया में उसकी मान लो जी कोई कंपनी है तब बेचता है, तो उस पर कोई डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा। ये इंडिया ने रूल्स में अभी अमेंडमेंट किया है। ये फाइनेंस बिल 2021 है जी, जिसमें अमेंडमेंट किया है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है जो भी ऑफशोर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स हम जान चुके हैं अपनी प्रीवियस न्यूज़ में। ऑफशोर का मतलब है जी ऐसी कंपनियां जो बाहर की हैं, हमारे इंडिया की नहीं है, ये मान लो आप ऑफशोर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। उन पे क्या है जी, गवर्नमेंट ने लगाया था जो भी डिजिटली क्या है सेल करती हैं ऐसी कंपनियां, मान लो कोई ऑपरेशन चला रही हैं हमारे यहाँ पे, ऑपरेशन का मतलब है जी कोई प्रोडक्ट वगैरह बेच रही हैं, तो वो उन पे 2% टैक्स लगेगा, जो डिजिटल टैक्स बोलते हैं या इक्विलाइजेशन लेवी बोलते हैं जिसे। तो ये उन पे लगेगा जो कोई इनकम टैक्स वगैरह नहीं भर रहे हैं, समझ रहे हो। अगर मान लो जी किसी की कोई एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है इंडिया में, कोई फॉरेन कंपनी है इंडिया में, और वो इनकम टैक्स भरता है जी या कोई और टैक्स भरता है, कॉर्पोरेट टैक्स, तब तो उस पर 2% टैक्स नहीं लगेगा, समझ रहे हो। देखो जी मान लो एक इससे समझो, अब जो ई कॉमर्स कंपनी है जैसे अमेजन हो गया, अमेजन या फ्लिपकार्ट हो गया, ये टैक्स क्यों लेके आए थे, इसलिए लेके आए थे, अभी आपको पता है सारे लोग क्या है अमेजन फ्लिपकार्ट पे करते हैं शॉपिंग वगैरह सब कुछ। अब जो ये छोटी छोटी शॉप हैं, जैसे जनरल स्टोर की शॉप है जी, परचूने की शॉप होती हैं जिस पे आप आटा वगैरह खरीदने जाते हो, सारे घर के सामान खरीदने जाते हो, अब ये सब कहाँ पे अवेलेबल है, अमेजन फ्लिपकार्ट इन सब पे, मिंत्रा विंत्रा और भी बहुत सारी ऐप आ गई हैं, लॉन्च हो गई हैं साइट जिन पे अवेलेबल है। अब जो छोटे छोटे जनरल स्टोर है ना, अब इनका तो जी नुकसान हो रहा है ना, इनसे कोई माल खरीदता नहीं है, और ये कंपनी क्या करती हैं, ये छूट देती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देती हैं और ऑफ़र देती हैं कि आप ये लोगे तो इसके साथ एक फ्री, ये फ्री वो फ्री। अब ये जनरल स्टोर वाले हैं जी, ये तो इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते ना, मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इनका तो छोटी सी शॉप है, ये बेचारे अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, बस जीवन यापन करते हैं। तो इनका कंपटीशन क्या है जी, इस कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए कि ताकि ये जनरल स्टोर वाले हैं ये मार्केट से बाहर ना हो जाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया था, डिजिटल टैक्स, समझ रहे हो। अब लेकिन गवर्नमेंट ने इस रूल्स में अमेंडमेंट किया कि जिनकी मान लो जी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, यहाँ पे कंपनी है और वो कोई टैक्स भर रही है, इनकम टैक्स वगैरह या कोई भी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कुछ भी भर रही है, तो उस पर 2% टैक्स नहीं लगेगा, ये है जी रूल। हाउएवर फॉरेन फर्म हु आर नॉट पेइंग एनी टैक्स विल हैव टू पे, मतलब कोई भी फॉरेन फर्म है जी, कंपनी है, विदेशी कंपनी, अगर वो कोई टैक्स यहाँ पे नहीं पे करती है, इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी, तब उसे 2% का डिजिटल टैक्स देना पड़ेगा। अब ये कौन कौन पे करेगा जी, अप्रैल में 2020 में ऐसे रूल इंट्रोड्यूस किए गए कि ओनली नॉन रेजिडेंट कंपनीज, ऐसी कंपनी जो हमारे यहाँ पे रेजिडेंट नहीं हैं वो ही करेंगी, और जिनका जो रिवेन्यू है 2 करोड़ से ज़्यादा है, इन एक्सेस ऑफ 2 करोड़, वो उन्हें पे करना पड़ेगा 2% डिजिटल टैक्स। एंड कवर्स ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द इंडियन, जो ऑनलाइन सेल करती है ना जी गुड्स एंड सर्विसेज का। इक्विलाइजेशन लेवी इन इंडिया, ये क्या है जी, इट इज़ ए टैक्स एम्ड एट फॉरेन डिजिटल कंपनीज, इट हैज़ बीन इन प्लेस सिंस 2016, 2016 से ये जी लागू है, और न्यू अमेंडमेंट किया गया था इसमें अप्रैल 1 2020 से, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया इक्वलाइजेशन लेवी फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टू, पहले ये ऑनलाइन जो एडवर्टाइजिंग होती थी ना, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनी होती थी, एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे गूगल भी एडवर्टाइज करती है जी, और बहुत सारी कंपनी एडवर्टाइज करती हैं, ऐड प्रोवाइड करती हैं, जिन पे पहले टैक्स लगा था, लेकिन बाद में ये सारी ऑनलाइन जो कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं उन पे वे एक्सटेंड कर दिया गया कि अब सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे नहीं, इनके साथ साथ ऑनलाइन जितनी भी कॉमर्स कंपनी है एक्टिविटीज़ करती हैं जो भी, उन पे सब पे लगेगा जो इंडिया में जी बिजनेस करती हैं, दैट डू नॉट हैव टैक्सेबल प्रेजेंस इन इंडिया थ्रू एप्लीकेबिलिटी ऑफ 2% ऑफ इट्स रिवेन्यू। अब जिन पे क्या है जी कोई टैक्स पे नहीं करती हैं उन पे 2% लगेगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये किस पे लिया जाता है जी, स्पेसिफिकली इट इज़ लेविड ऑन कंसिडरेशन रिसीवेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर सप्लाई और सर्विसेज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ सप्लाई और सर्विसेज टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो जी सर्विस वगैरह सप्लाई करती है ना इंडिया में,
नॉन रेजिडेंट अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेज सच एज थ्रू सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन हु बाय गुड्स सर्विसेज थ्रू एन IP एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। मतलब जो पर्सन जी यहाँ पे इंडिया में लोकेटेड होता है और इनसे चीज़ वगैरह खरीदता है, मतलब कोई भी आप वस्तु लगा लो या आपका गुड्स जो भी खरीदता है उन पे ये टैक्स लगाया जाएगा। अब ऐसा टैक्स जी हमारे इंडिया में ही नहीं है, ऐसा टैक्स कुछ जो डिजिटल टैक्स है वो और कंट्री ने भी लगाया, जैसे फ्रांस ने टैक्स लगा रखा है जी जिसका नाम है गाफा टैक्स। गाफा टैक्स है जी ये, जिसका नाम है G से गूगल, A से एप्पल, F से फेसबुक और A से अमेजन। ये टैक्स है जी डिजिटल टैक्स जो फ्रांस ने लगाया था इन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कंपनीज़ पे। ये फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया था, इनके रिवेन्यू पे लगाया था जी। जो डिजिटल एक्टिविटीज़ से जितना भी इन्हें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उस पर 3% टैक्स लगा रखा है फ्रांस ने, कि 3% टैक्स लेगा फ्रांस इन पे। तो इंडिया में ही नहीं है ऐसा टैक्स, डिजिटल टैक्स, ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डबल म्यूटेंट वायरस वेरिएंट फाउंड। ये म्यूटेंट का मतलब है जी वायरस अपने आप को क्या है जी चेंज कर लेता है, अल्टर कर लेता है वायरस। और ये डबल म्यूटेंट हुआ है, क्या है कि अभी स्टडी की गई है जी, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है ऑफ ए वायरस सैंपल 10 लेबोरेटरीज में की गई है इंडिया में। 10 लैब में वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग देखी गई है। जीनोम सीक्वेंस का मतलब है जी उसकी जीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लगाना। और ये जो वायरस है जी कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 नाम भी है इसका, इसी मतलब इसकी फैमिली का है कोरोना वायरस SARS-CoV-2। कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, ये जी जो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है इस प्रोसेस का नाम है इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, इसे इंसा कॉक्सॉर्टर में बोलते हैं। इसमें पाया गया जो कोरोना वायरस है उसका डबल म्यूटेंट हो गया जी, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं देखा गया, इंडिया में ये देखा गया। 10 लेबोरेटरी से ये सैंपल कलेक्ट किए, कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र से, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, यहाँ से जो वायरस है मतलब जो कोरोना वायरस है जी उसके सैंपल लिया, ठीक है। जिसके भी मान लो कोरोना वायरस से अफेक्टेड है उसके ब्लड से सैंपल लिया, वायरस निकाला। मान लो ये जी कोरोना वायरस ऐसा दिखाई देता है ना, कुछ वायरस ऐसा होता है इस पर, और इस पर ये स्पाइक्स होते हैं, मतलब स्पाइक मतलब तिल्ली की तरह, जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना, स्पाइक्स होते हैं, इसलिए इसे कोरोना वायरस बोलते हैं। क्योंकि कोरोना का मतलब है क्राउन, मतलब क्राउन का मतलब है मुकुट, जो मुकुट राजा महाराजा पहनते थे ना, क्राउन, तो इस पर भी मुकुट लगे हुए हैं जी, क्राउन, कोरोना नाम तभी है इसका। अब ये देखा गया जी, सैंपल लिए, इसने क्या जी जैसे पहला था ना, इसने अपने जीन में ही चेंज कर लिया, इस वायरस ने ही चेंज कर लिया। जैसे वायरस क्या होता है, किसी की बॉडी में जब जाता है तो ये रेप्लिकेट होने लगता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। एक वायरस से बन गए जी 2 वायरस, अब 2 से फिर 2 बन गए, 2 फिर उन 2 से फिर और 2 बन गए। जैसे मान लो जी एक वायरस 3 में बट गया, समझे, एक वायरस 3 में मल्टीप्लाई हो गया, एक वायरस से 3 बन गए जी, प्रोडक्शन कर रहा है अपना, ये अपने बच्चे बना रहा है। अब एक से फिर 3 बन जाएंगे, फिर इस एक से 3, फिर एक से 3, फिर इन एक से 3, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता रहता है, समझ रहे हो। इसलिए ये वायरस की जितनी भी डिसीज़ होती है ना, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है इन्हें ठीक करना, मतलब ट्रीटमेंट करना, इलाज करना इनका। अब ये वायरस पहले था जैसा, अब इसके लिए तो ये बनाई थी जी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई थी, टीका बनाई थी कि वैक्सीन लगा देंगे और जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी इंसान के अंदर और वायरस मर जाएगा। लेकिन इस वायरस ने जी अपने आप को अल्टर कर लिया, मुटेट कर लिया, मतलब चेंज कर लिया। अब वायरस तो बनाई थी जी इस तरह के वायरस के लिए, अब ये कुछ अलग हो गया वायरस। अब वैक्सीन थोड़ी ना इस पर काम करेगी, क्योंकि इसने अपने आप को चेंज कर लिया। वायरस तो इसके लिए बनाया गया था, इसने तो अपने आप में चेंज कर लिया। अब ये इससे नुकसान है जी, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये कंसर्न क्या है, कंसर्न मतलब परेशानी यही है, मुटेशन जो हुई है जी वायरस में, ये आर नॉट सरप्राइजिंग बट स्पेसिफिक मुटेशन दैट हेल्प वायरस इवॉल्व टू थ्वाट वैक्सीन। मतलब जो वैक्सीन दी जाती है ना वो उसे रोक देगा वायरस, मतलब कोई वैक्सीन अफेक्ट, मतलब कोई भी इस पर अफेक्ट ही नहीं करेगी, प्रभाव ही नहीं डालेगी, क्योंकि वैक्सीन तो दूसरे वायरस के लिए बनाई गई थी, इसके दूसरा भाई था उसके लिए। अब इसका अपने अपना नया भाई बना लिया, समझ लो, नई औलाद बना दीजिए, ये समझ लो आप, नए बच्चे बना दिए इसने। अब ये बच्चे अलग तरीके के हैं, समझ रहे हो। ये तो था जी भीम, और ये घटोत्कच बना दिया, इससे भी ज़्यादा ताकतवर हो गया। अब समझ लो इस पर कैसे अफेक्ट करेगा, ऐसे समझ लो आप। क्योंकि जो इम्यून सिस्टम के लिए जो बनाई थी डेवलप करने के लिए वो वैक्सीन, वो इस पर अब अफेक्ट नहीं करेंगी। इससे वायरस, वाई डू वायरस मोटेट, वायरस चेंज कैसे होता है जी, क्यों होता है। वायरस जस्ट मीन्स ए डिफरेंस, मतलब म्यूटेशन मीन्स जस्ट मीन्स ए डिफरेंस। म्यूटेशन का मतलब है जी डिफरेंस, एक अंतर हो गया जी। लेटर चेंज इन जीनोम,
उसके जीन में चेंज हो जाता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। म्यूटेशन इन वायरस इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। जो म्यूटेशन होता है ना, ये म्यूटेशन होता है, वायरस में चेंज होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जी, एक प्राकृतिक प्रोसेस है। क्या है कि वायरस अपने आप को चेंज करता ही करता है, ये कोई नई बात नहीं है। जो प्रेशर ऑन द वायरस टू इवॉल्व इज इंक्रीज, जो वायरस में प्रेशर पड़ता है ना अपने आप को चेंज करने का, इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत सारे पीपल अफेक्ट हो जाते हैं इससे। मतलब वायरस बहुत सारे पीपल में अंदर ये चला गया जी, और जब बहुत सारे पीपल में चला गया, इस वायरस को लगता है कि भाई साहब अब तो मुझे चेंज करना चाहिए, अपने आप बदलाव करना चाहिए, कि लोगों के हिसाब से अब चेंज करना चाहिए मुझे, काफ़ी दिन हो गए। जैसे आप भी जैसे जी क्या करते हो, जैसे ही बड़े होते जाते हो अपने वैल्यूज़ में चेंज करते रहते हो ना, ऐसे ही वायरस है ये भी समझदार होता है, अपने आप में चेंज करता रहता है, समझ रहे हो। जब ये वायरस है जी, इन द केस ऑफ कोविड, ये सार्स कोवी 2 विच इज एन आरएनए वायरस, ये जो याद रखना, सार्स कोवी 2 है कोरोना वायरस, आरएनए वायरस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। म्यूटेशन मीन्स चेंज इन द सीक्वेंस इन विच मॉलिक्यूल्स आर अरेंज। म्यूटेशन जान चुके जी, ऑलरेडी चेंज हो जाता है उसके मॉलिक्यूल्स में। म्यूटेशन इन आरएनए वायरस ऑफन हैपन्स व्हेन वायरस मेक्स ए मिस्टेक वाइल इट इज मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। म्यूटेशन तब होता है जी, चेंज तब होता है वायरस में, जब ये वायरस कॉपी करता रहता है ना अपनी, एक से बने तीन, तीन के फिर और तीन तीन बन गए, मतलब 9 हो गए, फिर 9 से और तीन तीन 27 हो गए। तो ये जब चेंज करता रहता है ना अपने आप को, मतलब पहले तो जी अपने तरह का ही बनाएगा ये, लेकिन इसमें मिस्टेक हो जाती है, जब ये अब रेप्लिकेट करता रहता है ना, मिस्टेक हो जाती है और कोई दूसरी तरह का वायरस बन जाता है। अब वो दूसरी तरह का वायरस जब बन गया, तो ये क्या है, अपने तरह का ही वायरस बनाएगा, फिर इसमें मान लो फिर हो जाएगा जी इस पर कोई मिस्टेक रेप्लिकेट करने में, फिर दूसरी तरह का। तो इस तरह से वायरस को रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ अगर इसे क्या है जी स्टार्टिंग स्टेज में ही रोक दिया जाए तो ये रुक सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी सीबीएसई रोल्स आउट असेसमेंट फ्रेमवर्क। सीबीएसई क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने क्या है अभी 6 से लेकर 10 क्लास में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए एक असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया है। क्या फ्रेमवर्क है ये, तैयार किया है कि जो सीबीएसई का सिलेबस जिन स्कूल में पढ़ाया जाता है ना 6 से लेकर 10 तक, उनके इंग्लिश, मैथ और साइंस के जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें क्या है जी चेंज लाना। कि जो अभी क्या है, जब एग्ज़ाम होता है तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन रट्टे मार लेते हैं, रोट लर्निंग कर लेते हैं, समझ रहे हो, मगअप कर लेते हैं, और फिर जी वो ही जाके लिखाते हैं। तो इस सिस्टम को चेंज करने के लिए क्या कहा है कि टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी जी। ये जो एग्जिस्टिंग ये रोट लर्निंग सिस्टम है, रोट लर्निंग का मतलब है जी रट्टे मारने वाला मॉडल है, जो इसको चेंज किया जाएगा ताकि स्टूडेंट की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ की जाए। एक तरह से जो टीचर्स हैं जी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो क्वेश्चन पेपर खुद बना सकें। क्वेश्चन पेपर खुद बनाएंगे, और पहले से आए हुए ऐसे नहीं है दूसरे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जिससे कि क्या है स्टूडेंट का आईक्यू लेवल चेक हो सके। तो ये इवॉल्व किया जा रहा है जी। ये फर्स्ट फेज में जो ये असेसमेंट फ्रेमवर्क है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में लागू किया जाएगा। ये सीबीएसई के स्कूल चंडीगढ़ में किया जाएगा और कुछ प्राइवेट स्कूल में भी किया जाएगा। 2024 तक ये लगभग 2500 सीबीएसई स्कूल में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा कंट्री में, और 1.32 लाख टीचर्स इम्प्लीमेंट करेंगे जिसे, और लगभग 2 करोड़ स्टूडेंट्स होंगे इन स्कूल्स में जिनके मतलब जिन्हें ये मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिनके ऊपर। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर एंड IEPFA मोबाइल ऐप। ये अभी लॉन्च किया है जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। ये सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर और ये एक मोबाइल ऐप बनाई है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के नाम से। ये क्या करेगी जी, ये सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर है जी, ये क्या करेगा, डेटा क्वालिटी इंश्योर करेगा, जिसमें क्या है जी ऐसा डेटा जिसमें फ्री फ्रॉम फ्लोज हो, किसी जो कुछ कमी ना हो डेटा में, क्वालिटी अनकम्प्रोमाइज्ड होगी जी, मतलब क्वालिटी अच्छी क्वालिटी होगी। किसके लिए क्वालिटी देगा जी, जैसे मान लो कोई कंपनी है जी, कंपनी क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, उसका एक पोर्टल है MCA21, उस पर रजिस्टर होती है। तो उस पर क्या जी वो एक फॉर्म भरती है स्टेट थ्रू प्रोसेस फॉर्म। तो ये CSC जो सेंटर है सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर है, ये स्क्रूटनाइज करेगा जी, निरीक्षण करेगा उसके बारे में सारी, तो उसके डिटेल देगा जी सारी। और जो ये मोबाइल ऐप होगी IEPFA की, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ये क्या करेगी, इन्वेस्टर जो होते हैं निवेशक जो पैसा लगाते हैं जी किसी कंपनी वगैरह में, उनमें अवेयरनेस स्प्रेड करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा और उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी देगा। लिटरेसी का मतलब है जी शिक्षा देना,
शिक्षा देना, लिटरेसी वित्तीय शिक्षा देगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करेगा जी, किसी फ्रॉड वगैरह ना हो उनके पास, मतलब उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। ये इट विल हैव ए फैसिलिटी ट्रैकिंग द स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ IPF क्लेम रिफंड प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस को जी ट्रैक करेगा। इस पे जो भी मोबाइल ऐप होगी आपकी, जैसे मोबाइल ऐप ऐसी होगी जैसे आपका व्हाट्सअप वगैरह ऐप होती है ना, ऐसी मोबाइल ऐप होगी जो इन्वेस्टर वगैरह को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ये इन्वेस्टर जी या कॉमन सिटीजन है कोई भी, उसको फ्रॉडुलेंट स्कीम के बारे में रिपोर्ट देगी। मान लो कोई भी ऐसी स्कीम है जी जो फ्रॉड करती है, किसी के साथ इलीगल एक्टिविटी करती है, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जी इस ऐप पे। जो भी मान लो कोई इन्वेस्टर है या कॉमन सिटीजन है, वो इन्फॉर्मेशन ले सकेगा किसी कंपनी के रिगार्डिंग कि इस कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो तभी मान लो कोई इन्वेस्टर है जी, कोई पैसा लगाना चाहता है, निवेश करना चाहता है, तो इसमें पैसा लगा सकेगा, उसके सारी जानकारी ले सकेगा उसके रिगार्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये हमारा यूनिटार है जी, ऑलरेडी 4th नंबर पे हमने डिस्कस किया, लेकिन इस पर ये डिस्कस करना है। इसने अभी कमेंट किया है यूनिटार ने, इंडियाज़ प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग प्री मेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम NCD कर लेना जी, NCD है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। मतलब इंडिया ने जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में प्रोग्रेस हासिल किया उसको प्रेज किया है। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना या कमेंट, प्रशंसा करना, प्रशंसा की है जी। ये क्या क्या है जी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कैसी होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी होती हैं जैसे हार्ट डिसीज़ होगी, हार्ट अटैक से रिलेटेड, या फिर आपकी जैसे जी कैंसर वगैरह हो गया, या फिर आपकी कोई डिसीज़ जो फैलती नहीं है जी एयर वाटर से किसी से भी, जैसे कोरोना वायरस हो गया जी, ये तो कम्युनिकेबल डिसीज़ है ना, फैलता है, स्प्रेड हो जाता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं पर्सन टू पर्सन वो स्प्रेड नहीं करती, तो उन्हें बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। इससे जो इंडिया में डेथ होती थी, प्री मैच्योर मोर्टेलिटी, मतलब समय से पहले डेथ हो जाती थी लोगों की बीमारी की वजह से, उसको रिड्यूस करने में इंडिया ने एफर्ट किए हैं, उन्हीं को कमेंट किया है इसने। अब ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जी यूनिटार के बारे में डिटेल में। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये एक ट्रेनिंग आर्म है जी जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर ही काम करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जी, कैपेसिटी बिल्डिंग में एक्टिविटीज़ सारी होती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि कैसे क्या जी बीमारी वगैरह से लड़ने चाहिए, मतलब कॉम्बेट किया जाए डिसीज़ वगैरह से। लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनको प्रोवाइड करता है। अदर ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ हु आर मोस्ट वनरेबल, सबको ट्रेनिंग देता है जी, चाहे कमज़ोर ग्रुप हो या कोई कम्युनिटी हो, सबको। इसे 1963 में फाउंड किया गया था, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इकोसॉक है जी, इकोसॉक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन है, एक 6 ऑर्गन है ना, 6 अंग यूनाइटेड नेशन के, उनमें से एक है इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। उसकी रिकमेंडेशन पे इसे 1963 में मतलब सेटअप किया गया था इसको, यूनिटार को। जनरल असेंबली को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसको रिकमेंडेशन दी, उसने इसे सेटअप किया। इसका गवर्नेंस मॉडल है जी, ये ऑटोनोमस बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, अपने रूल्स वगैरह खुद बनाती है ये। इसका हेड होता है जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, और इसे यूनिटार इज ए प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है जी, जो यूनाइटेड नेशन का बजट पास होता है ना, कि यूनाइटेड नेशन को चलाने के लिए फंड, कैपिटल, पैसा, मनी अलोकेट करते हैं हर साल जैसे, तो उसका जो यूनाइटेड नेशन का बजट पास होता है उसमें इसे कोई फंड वगैरह नहीं मिलता है यूनिटार को। ये क्या है, इसका जो फंड आता है जी, कैपिटल आता है, इसको चलाने के लिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करती हैं कंट्रीज। तो ये फाइनेंस्ड इंटायरली याद रखना, इंटायरली फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। इसे अपने वॉलंटरी का मतलब है जी अपनी मर्जी से कंट्रीज वगैरह फंड देती हैं कि लो भाई साहब ये अपना काम काज चलाओ, आप अपनी सैलरी वगैरह इनसे लेना, तो इससे अपना काम चलाता है ये यूनिटार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जी? स्विट्जरलैंड के जनेवा में। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो आज का टॉपिक इतने ही थे, अब करेंगे हम क्वेश्चन इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जी, बहुत बार न्यूज़ में रहती है जी ये ऑर्गेनाइजेशन। ये बताना है इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट कौन सी है। नेपाल भूटान आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, नेपाल और भूटान बिम्स्टेक के मेंबर है क्या? इट वाज एस्टेब्लिश थ्रू ए बैंकॉक डिक्लेरेशन, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसे स्थापना की थी क्या, इसकी सेटअप किया गया था क्या? थर्ड स्टेटमेंट कह रही है इट इज़ एन इम्प्लिसिट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग मेंबर नेशन। ये मेंबर नेशन के अमंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करता है क्या? आपके ऑप्शन है जी 1 2 2 3 3 ओनली, या फिर 1 2 3। देखो जी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता जी इसके अंतर्गत। जो बिम्स्टेक की कंट्री है उनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है जी बिना टैक्स ड्यूटी के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो कोई ट्रेड करने की आज़ादी हो।
लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है बिम्स्टेक कंट्रीज़ के अमंग। तो ये 3 थी जहाँ पे वो काट दो, A2 हमारा करेक्ट हो जाएगा जी। बिम्स्टेक इसके 7 मेंबर हैं जी, इंडिया, नेपाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 कंट्री है जी, 7 कंट्रीज हैं इसके मेंबर। और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ही एस्टेब्लिश की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा अरेंज दीज जोग्राफिकल रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की तरफ ये आपको मैनेज करने हैं जी, अरेंज करने हैं। गल्फ ऑफ एडन, लक्षद्वीप सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ चाइना सी। बताओ जी, ऑप्शन है आपके, ये देख लो कहाँ पे। देखो जी, सबसे पहले गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे, हमने कई बार डिस्कस किया है और लगभग हर सप्ते में एक बार तो डिस्कस कर ही लेते हैं इसको। यमन की जब भी न्यूज आती है, यमन के पास है ये, अरेबियन सी में, जो रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ती है गल्फ ऑफ एडन, तो ये हो गई जी यमन के पास। और ये लक्षद्वीप सी कहाँ पे, हमारे लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरी, उसके पास है। और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड आती है जी, फिर थाईलैंड के पास यही है। फिर 3 नंबर आएगा जी, वेस्ट टू ईस्ट कर रहे हैं हम अरेंज, सबसे वेस्ट में, पश्चिम में है जी गल्फ ऑफ एडन, फिर आ गया जी लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ थाईलैंड, और फिर साउथ चाइना सी, आपको पता ही है चाइना के पास है जी ये। तो ये 4 नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 जिसमें जी कर दो, ये एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो जी, आप इस मैप में देखो, ये जी गल्फ ऑफ एडन यमन के पास, यहाँ पे जी लक्षद्वीप सी, और ये जी गल्फ ऑफ थाईलैंड, और यहाँ पे साउथ चाइना सी। और ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ, और ये साउथ, ये आपको पता ही होगा ये। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 102 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन कानून है, ये किससे रिलेटेड है ये बताना आपको। 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से, या एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज, या फिर जीएसटी से। बताओ जी, ये कई बार डिस्कस किया है मैंने, बताएं सारे 100 से लेके 104 तक, 100, 101, 102, 103, 104 तक बताए मैंने, क्योंकि कई बार ये न्यूज़ में रहते हैं। अभी तक 104 तक कॉन्स्टिट्यूशनल लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो 104 है। तो ये 102 है जी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्टेटस दिया गया। इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया जो संवैधानिक बॉडी बना दी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अब ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो 102 इससे है। 10% रिजर्वेशन से रिलेटेड है 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और एक्सटेंड टू रिजर्वेशन ऑफ ST SC लोकसभा में, ये जी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे रिलेटेड। और 100th वाला है, ये 100th जो है जी आपका 100th वाला, ये जी GST से रिलेटेड। GST जब लागू किया गया था, एक 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया था, सॉरी 101 है जी, 101 101 नंबर का 100 वाला है। बांग्लादेश को जो क्या जी, बांग्लादेश के साथ सेटलमेंट किया था ना, बाउंड्री सेटलमेंट, कुछ बाउंड्री अपनी जो टेरिटरी है इंडिया ने बांग्लादेश को दे दी और बांग्लादेश ने इंडिया को दी अपनी कुछ टेरिटरी। उसका जो बाउंड्री सेटलमेंट हुआ था वो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था। और 101 नंबर का है GST के रिगार्डिंग। तो ये सारे अमेंडमेंट थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना असीनेटोबैक्टर बोमनी या इटेरोकोकस फाकेलिस या एशीरिचिया कोली, ये जो जितने भी हैं जी, ये क्या है ये बताना आपको। एजेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, पैथोजेंस दैट हैव द एबिलिटी टू डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। देखो जी, या तो ऐसे एजेंट है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के एजेंट है, या फिर ये ऐसे पैथोजेंस हैं जिनके पास एंटीबायोटिक्स, मतलब ये डेवलप कर देते हैं रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब जो एंटीबायोटिक होती है ना डिसीज़ वगैरह को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, जो बैक्टीरिया से डिसीज़ होती हैं उनको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन, उनके रिगार्डिंग क्या है जी, ये पैथोजेंस होते हैं, ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। मतलब अब अगर एंटीबायोटिक्स दोगे भी तो उस पर इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे जी मान लो कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से आपको डिसीज़ हुई और इनके लिए एंटीबायोटिक दी। अब ये बैक्टीरिया ऐसे डेवलप हो गया कि इसने अपने आप को जो एंटीबायोटिक दिया ना, अब इसको इसकी आदत होगी, अब एंटीबायोटिक से इसका कुछ असर ही नहीं होगा, आप दो ये ठीक ही नहीं होगा, बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं। जैसे वायरस कर लेता है ना रेजिस्टेंस, म्यूटेशन कर लेता है, ऐसे बैक्टीरिया भी क्या कर लेता है अपने आप को, ये अडेप्टेबल बना लेता है किसी एंटीबायोटिक से। तो ये क्या पैथोजेंस ऐसे हैं क्या। ड्रग्स एडमिनिस्टर टू लाइवस्टॉक एज ए पेन किलर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये क्या पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स
जो दी जाती है लाइव स्टॉक को, वो ड्रग्स है क्या ये? वेक्टर्स दैट कॉज मलेरिया, ये क्या ऐसे वेक्टर हैं जिनसे मलेरिया होता है? देखो जी इसका आंसर है बी, ये पैथोजेंस है जो एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग रेजिस्टेंस डेवलप करने की एबिलिटी होती है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेयर अर्थ एलिमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। आपके ऑप्शन है जी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर नॉट रेडियो एक्टिव इन नेचर, जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं जी ये रेडियो एक्टिव नहीं होते क्या? दीज एलिमेंट्स आर यूज इन क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट मिटिगेशन, नेशनल डिफेंस, ये इनका जो यूज होता है जी एनर्जी, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में, मतलब बिजली बनाने में हो सकता है क्या, हेल्थ केयर में हो सकता है क्या, दवाइयों में, या इन्वायरमेंटल मिटिगेशन में कार्बन वगैरह को रिड्यूस करने में हो सकता है क्या, डिफेंस के इक्विपमेंट वगैरह में बनाने में कुछ हो सकता है क्या इसका यूज। चाइनाज रेयर अर्थ डिपॉजिट अकाउंट 80% फॉर आइडेंटिफाइड ग्लोबल रिजर्व, जो चाइना में जितना भी मान लो पूरे वर्ल्ड में रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं ना, ये चाइना में 80% मिलते हैं जी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का, मतलब सबसे ज़्यादा चाइना में मिलते हैं 80%। आपके ऑप्शन है जी 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो फर्स्ट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं जी, मतलब इनमें अपने आप ही जी रिएक्शन चलती रहती है, इनमें से रिएक्शन चलती रहती है, रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं ये, रेडियो एक्टिव होते हैं जी। तो ये जहाँ जहाँ पे एक काट दो जी, आपका आंसर आ गया सी करेक्ट आंसर है। चाइना में 80% रेयर अर्थ मिनरल मिलते हैं जी, मिनरल या आप एलिमेंट बोल सकते हो, ये डिपॉजिट मिलते हैं और ये यूज होता है जी इनका इन सभी में। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो दालें हैं जी, पल्सेज का मतलब दाल आपको पता ही होगा, जो पल्सेज हैं प्रोड्यूसर इंडिया लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इंडिया में ज़्यादा दालें उगाई जाती हैं, और कंज्यूमर भी है सबसे ज़्यादा इंडिया ही खाता है जी दालों को। थ्रोस पल्सेज आर ग्रोन, दो पल्सेज आर ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन, खरीफ पल्सेज कंट्रीब्यूट मोर देन 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। कहाँ गया जी, ये रहा, ये कह रहा है जी स्टेटमेंट कि जो पल्सेज हैं जी दोनों खरीफ और रबी सीजन में उगाई जाती हैं। खरीफ सीजन बोलते हैं जी जब बारिश का सीजन आता है ना, मानसून का, जून से लेकर सितंबर, ये है जी खरीफ का सीज़न। और रबी सीज़न बोलते हैं जी विंटर वाला, विंटर मतलब सर्दी वाला, जो होता है जी आपका नवंबर से लेकर फरवरी तक, मार्च तक, जो इसमें फसल उगाई जाती है उन्हें बोलते हैं रबी सीज़न की क्रॉप। और जो जून से सितंबर में होती है जी उन्हें बोलते हैं खरीफ सीज़न की। तो दाल जो होती हैं पल्सेस दोनों सीज़न में उगाई जाती हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट कह रही है दोनों में उगाई जाती है, लेकिन खरीफ जो पल्सेस होती है ना खरीफ सीज़न में जून से सितंबर में उगाई जाती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं कम से कम 60% ऑफ द टोटल, मतलब सबसे ज़्यादा 60% दालें खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं। क्या ये सही है क्या स्टेटमेंट? नेक्स्ट बोल रही है ग्राम कंस्टिट्यूट मेजर शेयर इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज, जो ग्राम होती है ना, ग्राम का मतलब है चना, चने की दाल या चना, ये सबसे ज़्यादा शेयर है जी टोटल दाल में जितना प्रोडक्शन होता है इंडिया में। आपके ऑप्शन है जी 1 2 1 ओनली 1 3 या 1 2 3। देखो जी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि खरीफ की नहीं बल्कि रबी की जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। अब ऐसे लगा सकते हो, अगर आपको पता ना ग्राम कब उगाया जाता है ये चना, बताओ जी, ये चना सर्दियों में भी उगाया जाता है जी विंटर में। तो अब ये कह रहा है खरीफ, और ये सबसे ज़्यादा कह रहा है ग्राम कंस्टिट्यूट मेजर शेयर इन पल्सेज। अब जब ग्राम ये सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूट करता है जी और जो विंटर में उगाया जाता है, तो अब ये कह रहा है खरीफ कंस्टिट्यूट मोर देन 60%। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना ये दोनों स्टेटमेंट। अगर आपको इतना पता है तो इन दोनों में से आपको पता चल जाएगा एक गलत है कोई सी, वैसे दूसरी गलत है। अब काट दो, 1 3 करेक्ट है जी, सी करेक्ट का आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे आप निकाल सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे मेथड लगा के। नेक्स्ट है जी ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, करेक्ट बताना कौन सी है। ये जो फार्मिंग है जी मेथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ड्राइंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस। ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसमें कोई केमिकल वगैरह से खेती नहीं होती, बिना केमिकल के होती है। क्या ये सही है स्टेटमेंट? मेथड यूजेज इंटेंसिव एग्री इरीगेशन एंड डीप प्लोइंग, जो ये फार्मिंग होती है जी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसमें क्या है बहुत ही ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, इरीगेशन की, मतलब खेतों में पानी बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। और डीप प्लोइंग होती है, डीप प्लोइंग का मतलब है जो खेतों की जुताई होती है ना, बहुत ही गहरी जुताई करते हैं उसमें खेतों में। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथड प्रोमोट्स सॉइल एरेशन, इंटरक्रॉपिंग, बर्न, टॉप सॉइल मल्चिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से क्या होता है जी,
सॉइल एरेशन को ये प्रमोट करता है जी। दूसरा इंटरक्रॉपिंग इसमें की जाती है, या फिर टॉप सॉइल की जो मल्चिंग है जी। टॉप सॉइल की मल्चिंग का मतलब है टॉप सॉइल जो होती है, सॉइल पे क्या है, जो भी खेत में उगाया जाता है ना, जो भी बचता है अवशेष प्रोडक्ट जो बच गया जी, बाई प्रोडक्ट बच गया, अवशेष बच गया खेत फसल काटने के बाद, जैसे गेहूँ काटा जी, वीट, वीट के बाद क्या बच जाता है, जो भी उसका बच जाता है ना अवशेष, उसे क्या है खेत के ऊपर ऊपर बिछा देते हैं, ताकि जो टॉप सॉइल है उसका मॉइस्चर लूज ना हो। जैसे जब मान लो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका मॉइस्चर क्या है जी, जिसमें सॉइल में जो मॉइस्चर है मतलब पानी है जी, ये एवापोरेट हो जाता है ना टेम्परेचर की वजह से, तो ये एवापोरेट ना हो, सॉइल में मॉइस्चर बना रहे, तो सॉइल के ऊपर ये डाल देते हैं या फिर पॉलोथीन से ढक देते हैं जी इसे। तो ये मेथड यूज होता है क्या इसमें, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। आपके ऑप्शन है जी 1 2 3, 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी सेकंड बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं करता बल्कि डिस्करेज करता है। बहुत ही कम सिंचाई की ज़रूरत होती है और डीप प्लोइंग भी नहीं करते इसमें, गहरी इसमें तो बल्कि प्लोइंग भी नहीं करते जी, बिना उसके करते हैं इसे, बिना जुताई के, मतलब थोड़ी बहुत जुताई होती है जी, ज़्यादा नहीं होती, डीप तो बिल्कुल नहीं होती। तो जहाँ 2 है काट दो, 1 3 हमारा करेक्ट है जी, सी आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है जी। देखो क्या है, यूपीएससी आपका प्रीलिम में आपने देखा होगा एग्रीकल्चर से ही 3 से 4 क्वेश्चन हर साल होते हैं, और इस बार तो 10 से 15 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से ही थे, तो इसलिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं जी। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज ए फार्मिंग सिस्टम दैट कैन प्रिवेंट लॉसेस ऑफ एरेबल लैंड वाइल रीजनरेटिंग डिग्रेडेड लैंड। ये एक ऐसी फार्मिंग है जिससे क्या है, जो अगर मान लो किसी लैंड में, भूमि में कुछ लॉस हुआ है तो उसको रिकवर किया जा सकता है कि इस फार्मिंग से। एक्सटर्नल इनपुट सच एज एग्रोकेमिकल्स आर नॉट अप्लाइड सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें कोई एग्रोकेमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते क्या। इट इंक्लूड्स क्रॉप लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज एंड पेस्चर इनटू द एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। इसमें क्या है जी, जो क्रॉप के रिगार्डिंग जैसे लाइव स्टॉक होते हैं ना, एनिमल्स वगैरह, उनका भी यूज किया जाता है। दूसरा ट्रीज वगैरह, पेस्चर वगैरह एग्रीकल्चर लैंडस्केप में लगाए जाते हैं क्या। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। आपके ऑप्शन है 1 2, 1 3, 2 3, ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी सेकंड बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें एग्रोकेमिकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जी ये मेंटेन रह सकें। तो सेकंड जहाँ जहाँ पे काट दो आपका ऑप्शन आ गया जी बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर साइंस के रिगार्डिंग कुछ दिया हुआ है जी। पूछा है कि न्यूक्लियर साइंस के यूज कहाँ कहाँ पे, एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप सीड्स, हाई वैरायटी के जो सीड्स हैं ना, हाई क्वालिटी सीड, वो प्रोड्यूस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए यूज हो सकता है न्यूक्लियर साइंस का। मतलब ऐसे बीज जो क्या है हाई क्वालिटी के हों, जिनसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो खेत में। जैसे अभी मान लो 40 किलो, 40 किलो तो बहुत कम हो गया जी, 40 आप मान लो 10 टन, 10 टन होता है जी एक फील्ड में, एक खेत में फसल क्रॉप। और अगर हाई यील्डिंग क्रॉप सीड्स होंगे, मतलब हाई क्वालिटी के बीज होंगे, सीड होंगे, तो अब क्या है इनकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक ही खेत में 12 या 13 टन तक हो सकेगी खेती। क्या इसके लिए न्यूक्लियर साइंस यूज हो सकती है क्या। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड रिलेटेड स्टडीज़, जो खाद वगैरह होते हैं जी, कीटनाशक होते हैं, उनमें क्या यूज हो सकता है क्या न्यूक्लियर साइंस का। रेडिएशन प्रोसेस ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम के रेडिएशन प्रोसेस में यूज हो सकता है क्या। ऑप्शन है जी 1 2, 1 3, 2 3, ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, डी करेक्ट आंसर है जी, ऑल ऑफ दी अबव में यूज हो सकता है न्यूक्लियर साइंस का। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूपीएससी जी जो भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड ही पूछता है। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब उसके यूज, प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। वीट कल्टीवेशन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सी है जी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट बोल रही है वीट, वीट का मतलब गेहूँ, कैन बी ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जोन आप जानते हो जी, बहुत बार मैंने बताया, ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है जी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके नॉर्थ और साउथ में 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, ये जी इनके बीच का एरिया है जी ये ट्रॉपिकल एरिया। और 23.5 मतलब साइड है 23 डिग्री से दोनों साइड, इधर भी और इधर भी 35 डिग्री तक, इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ पे ही उगता है क्या गेहूँ, ये बोल रहा है कि वीट कैन बी ग्रोन, इन पे उगाया जा सकता है, कैन बी ग्रोन इस एरिया में,
एंड इट कैन नॉट टॉलरेट सीवियर कोल्ड एंड स्नो। ये क्या है जी, ज़्यादा कड़क ठंड पड़ेगी या बर्फ़ पड़ेगी तो उसमें क्या है, वीट सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे वीट नहीं हो सकता। ये ऐसा बोल रहा स्टेटमेंट। सेकंड बोल रही सॉइल विद ए क्ले लोम स्ट्रक्चर एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर आइडल फॉर वीट कल्टीवेशन। वीट को जी उगाने के लिए, जो गेहूं की खेती करने के लिए जो आइडल कंडीशन होती है, ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो थोड़ी मॉडरेट वाटर होल्ड कर सके, कैपेसिटी हो सके, मतलब मॉइस्चर हो थोड़ा बहुत सॉइल में, और लॉमी टेक्सचर का हो। लॉमी का मतलब है जी थोड़ी क्या है जी, दलदली टाइप होनी चाहिए कि थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करके रख सके, नमी हो, मतलब सॉइल में नमी हो, समझ गए। थर्ड बोल रहा है पंजाब इज़ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। पंजाब में सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है क्या? सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वीट का पंजाब में होता है क्या? आपके ऑप्शन है जी 2 ओनली, 1 2 2 3 या 1 2 3। देखो जी 3 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जी यूपी में। यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, फिर है पंजाब, और फिर है हरियाणा, और फिर है एमपी। पंजाब में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है जी, हरियाणा और पंजाब में, समझ रहे हो। प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक खेत में, अगर यूपी में एक खेत में मान लो 100 केजी हो रहा है, 100 केजी तो बहुत कम हो गया जी, मान लो 10,000 केजी हो रहा है वीट एक खेत में, तो पंजाब में उसी में एक खेत में लगभग 15,000 किलो वीट उगाया जा सकता है। तो पंजाब में जो प्रोडक्टिविटी है ना वो ज़्यादा है, उत्पादकता। तो हमारी 2 और 3 मतलब 3 स्टेटमेंट जहाँ पे है उसे काट दो, और 1 2 सही है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारे लेक्चर भी समाप्त।